और लेडीज एंड चेयरमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप है आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। आज हम बात करेंगे कुछ घटनाक्रम की, कुछ न्यूज़ की, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन, एफआईडीआई डेटा और फ्राइडे के सत्र में जो शार्प गिरावट हुई है उसके क्या मायने हैं। क्यों गिरावट हुई है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ निगेटिव खबर है स्पेशली एफएनओ से रिलेटेड। आइए उस खबर की चर्चा कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ मेरी एनालिसिस, मेरी रिसर्च है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। दूसरी बात है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत हेल्प मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ खबरों से। आप जानते हो प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी हमारे इंडिपेंडेंस डे पे, उसके बाद लगातार मीटिंग्स चल रही हैं जीएसटी रिफॉर्म से रिलेटेड, इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड। तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस बनाए रखिए। रीज़न क्या है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है जहां पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है, जीएसटी से रिलेटेड मीटिंग्स चल रही है। तो इस पे फोकस बनाए रखिए। किसी दिन कोई बड़ा डिसीजन हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तो कोई बड़ा इवेंट हुआ नहीं है, बट आगे हो सकता है। वो छोड़ दीजिए। एक चीज जिसका बाजार पे रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है और हो रहा है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इसके लिए पहले आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ शेयर देख लीजिए। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे तो पिछले 2 दिन में लगभग 7.5% गिर चुका है। अगर आप एंजल वन देखेंगे, जो कि आप जानते हैं काफ़ी बड़ा ब्रोकर है भारत में, हम एंजल वन का अगर शेयर देखें, मेरी स्पेलिंग गलत है, आई थिंक इट्स एंजल वन, यस एंजल वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी शेयर पिछले 2 दिन में लगभग 7% गिरा है। तो ऐसा क्या है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं वो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। मतलब 2 दिन के अंदर 6-7% गिरना बड़ी बात है। सीडीएसएल वैसे उतना नहीं गिरा है, इसका अलग रीज़न है। बट बाकी बीएसई गिर रहा है, आप देख सकते हैं बाकी ब्रोकर्स शेयर गिर रहे हैं। बड़ा रीज़न है सेबी चेयरमैन जो अभी हैं, तुहिन कांता पांडे सर, उनकी तरफ से डेरिवेटिव्स पे फिर से कुछ बयान आया है और ये बयान थोड़ा सा निगेटिव निकल के आ रहा है। स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, बट एफएनओ ट्रेडर्स के लिए आप कह सकते हैं। पांडे सर बात कर रहे हैं कि जो वीकली एक्सपायरीज है ना, उसमें कुछ बदलाव करने की बात कर रहे हैं। क्या बदलाव है ये तो उन्होंने बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कोई भी बदलाव होगा तो हम कंसल्टेशन पेपर लाएंगे। आप जानते हैं वैसे भी ट्रेडर से रिलेटेड हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कुछ ना कुछ होता ही रहता है रेगुलेटर की तरफ से। तो फिर यहाँ पर कोई ना कोई कंसल्टेशन पेपर आने की बात है, जहां पर बड़ी बात यह आएगी कि शायद वीकली एक्सपायरी को में भी खत्म करने की तरफ से भी सोच रही है। अच्छा, ऐसा डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जो एक्सपायरीज की टेन्योर है ना, उसमें कुछ बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने ये बयान दिया है। अब आप इसको देखिएगा, जो अभी दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है गेमिंग से रिलेटेड, जो बिल आया है जहां पर आपने ड्रीम इलेवन, एमपीएल, विंजो, इस तरह के सारे प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। आप भारत सरकार की मंशा को क्लियर कट समझ सकते हो। भारत सरकार नहीं चाहती है कि आम आदमी, आम परिवार अपना मेहनत की कमाई किसी भी स्पेकुलेशन, चाहे वो शेयर बाजार के नाम पर हो, चाहे वो गेमिंग के नाम पे हो, उसमें अपना मेहनत की कमाई बर्बाद करें। अब डायरेक्ट डेरिवेटिव्स को तो बैन नहीं कर सकते, क्योंकि डेरिवेटिव्स का रियली में अपना उपयोग होता है और बड़े इंस्टीट्यूशन उपयोग करते हैं। लेकिन जो छोटी एक्सपायरीज होती है वो तो 90% आप जानते हो स्पेकुलेशन के लिए ही होती है। निफ्टी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वो पैसा कमाने के लिए होती है। अब भारत सरकार की मंशा क्लियर है कि इस तरह के स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कम किया जाए। उनका एक सीधा प्रहार आपने गेमिंग कंपनीज पर देखा है। तो जिस तरह का भारत सरकार का रुख दिख रहा है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आने वाले कुछ समय में शायद वीकली एक्सपायरी खत्म भी कर दी जाए। तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। बट ठीक है, लॉन्गर एक्सपायरीज तो रहेंगी, तो उसमें कोई आपको बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे, मैं कहूँगा ठीक है, निर्णय सही है, सोच भी सही है। चाहे रेगुलेटर की सोच बात करिए, चाहे भारत सरकार की सोच सही है कि आम आदमी अपना पैसा ना बर्बाद करे।
इसीलिए लॉन्गर एक्सपायरीज थोड़ी बेटर होती हैं। अच्छा, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और ये ओपिनियन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। मेरे हिसाब से अगर सेबी डायरेक्टली ये चाहती है कि आम आदमी डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपना पैसा ना बर्बाद करे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? एक सुझाव तो है नेटवर्थ का, कि जिसके पास इस लिमिट से ज्यादा पैसा होगा वही काम कर पाएगा। ये करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी भी हो जाएगा, तो ये तो मुश्किल है। दूसरा एक काम ये जरूर कर सकती है सेबी कि कोई एग्जाम मैंडेटरी कर दे। अभी भी आप जानते हैं, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में काम करना चाहते हैं तो सेबी की तरफ से कई सारे एग्जाम मैंडेटरी हैं। तो क्या एक आम आदमी जो डेरिवेटिव में काम करना चाहता है उसके लिए कोई एक एग्जाम मैंडेटरी किया जा सकता है? मेरे ओपिनियन में इसके बारे में सोचा जा सकता है। ये एक तरह का सॉल्यूशन हो सकता है अगर सेबी चाहती है कि बिल्कुल आम आदमी जिसको रिस्क के बारे में नहीं पता है डेरिवेटिव की, वो मार्केट में ना आए। तो ये एक बैरियर हो सकता है। आप अपना सुझाव दीजिएगा, ये मैं बस अभी रख रहा हूँ, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक तरह का आप कह सकते हो कि डिस्कशन के लिए ये एक मुद्दा आ रहा है। बट आप समझ सकते हो अगर इस तरह का कोई काम होगा तो थोड़े शॉर्टर ड्यूरेशन में बाजार तो रिएक्ट करेगा इस खबर पर। तीसरी ग्लोबल खबर है, तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। लेकिन जो यूएस का फेडरल रिजर्व है, जेरेमी पावल साहब, उनके चेयरपर्सन, उन्होंने कहा है कि हम सोचेंगे इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए। ये यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है, हम आजकल उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं उतना टाइम आपका ख़राब नहीं करूंगा। ठीक है, आते हैं टेक्निकल पे। तो बेसिकली हमने पिछले 4 दिन में जितना गेन किया था वो लगभग एक दिन में हमने ड्रॉप कर दिया। जो फ्राइडे के सेशन में कैंडल बन रही है ये बेरिश मारूबोजो है, कोई शक तो नहीं है इसमें। लेकिन दूसरी बात है, अगर पिछले 3 दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो एक रिवर्सल टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न हो रहा है। आप पॉज करके बता सकते हैं कौन सा पैटर्न है कमेंट सेक्शन में। मैं पॉज कर लीजिए, बता दीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ। एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। तो ये एक निगेटिव फॉर्मेशन हुआ है, बेरिश फॉर्मेशन हुआ है। और आपकी जो वॉल्यूम से आप देख सकते हैं, वॉल्यूम थोड़ी एवरेज थी। यहाँ तक तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। अब क्या है, अब आगे और नॉर्मल है। अगर आप पिछले 4-5 दिन का लो देखेंगे तो लगभग बाजार वहीं रुका है, और वो लो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए यहाँ पर भी, वो है 24,850, 24,850। अगर हमारा बाजार 24,850 के नीचे जाता है तो थोड़ी समस्या हो सकती है। अगर यहीं पर रुक जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 850 तोड़ने के बाद फिर सीधे आप गैप भरने की तरफ बढ़ सकते हो, और ये गैप अभी खाली है। तो 850 तोड़ेगा तो हम गैप भरने की तरफ बढ़ सकते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए ऑप्शन चेन में आते हैं। निफ्टी की अगर आप ऑप्शन चेन में आएंगे तो ऑब्वियसली अब जो 25,000 का लेवल है ना, वो बिल्कुल जबरदस्त रेजिस्टेंस बन चुकी है। 25,000 पे 1,75,00,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं और 1,13,00,000 फ्राइडे के सेशन में जुड़े हैं। यार वीकेंड वाले सेशन में इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जुड़ना, आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा बेरिशनेस थी उस दिन। और 25,000 अब तो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक और समस्या आ गई है 25,000 गिरने पे। 25,000 पे आपका तेजी की साइड भी हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे हिसाब से लगभग 70 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट इधर है, जो आप देख सकते हैं 73 लाख है। ये हाईएस्ट, और ये फंस गए हैं। मतलब आप समझिएगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक ना, आप उसके नीचे जा चुके हो। इसका मतलब है बुल ट्रैप हो गया है, यहाँ पर बुल ट्रैपिंग का काम हो गया है। तो आप देखोगे 24,900, 25,000, ये दो स्ट्राइक्स पे ही 1,20,00,000, 1,30,00,000 बुल ट्रैप हो गया है। अब ये समस्या आ गई है, ये आपको ऊपर बढ़ने में बहुत परेशानी देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब जब तक बाजार 25,025 के ऊपर नहीं जाता, बाजार तेजी नहीं करना है। 25,025 के ऊपर नहीं जाता तब तक तेजी के बारे में सोचना ही खराब है ना? और अगर आप 24,850 तोड़ते हैं तो फिर सीधे रास्ता खुल जाता है, और कहां तक खुलता है ये ऑप्शन चेन बताएगी नहीं। रीजन क्या है? ऑप्शन चेन में सीधा सपोर्ट 24,500 पर है, इतना बड़ा रास्ता खुल रहा है। लेकिन इसमें ऑप्शन चेन की कोई गलती नहीं है, टेक्निकल पे भी आप देखोगे गैप है, तो फिर थोड़ा सा ना सीरियस या बड़ी गिरावट का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। आइए एफआईआई डेटा पे आते हैं। एफआईआई डेटा भी उतना ही निगेटिव है, और सरप्राइजिंगली
फ्राइडे के सेशन में पूरा डेटा रेड है। मतलब ऐसा आप जानते हो जनरली नहीं होता है कि एफआईआई भी बेच रहा है, डीआईआई भी बेच रहा है। हम 90% टाइम क्या देखते हैं, एफआईआई बेच रहा है तो डीआईआई खरीद रहा है, हमेशा विपरीत देखते हैं। लेकिन इस फ्राइडे के सेशन में कुछ तो हुआ कि डीआईआई ने भी बेचा है, भले ही छोटा बेचा है, 330 करोड़ का है, लेकिन उनका रेड कलर में आंकड़ा आना ये निगेटिव है। दूसरी बात है एफआईआई ने भी बेचा है, तो दोनों बेचे हैं, ये थोड़ा खराब है। एफआईआई की तरफ से लगभग 1600 करोड़ की बिकवाली है, लेकिन एफआईआई यहाँ पे रुका नहीं है। 1600 करोड़ तो सिर्फ कैश में है ना, डेरिवेटिव का आंकड़ा भी तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप डेरिवेटिव साइड आओगे तो लगभग 650 करोड़ आपका इंडेक्स फ्यूचर में है। आप कहोगे बड़ा आंकड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, लेकिन उनकी शॉर्ट पोजीशन तो पहले की बनी रखी है ना, और बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनी है, तो वो निगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर में भी लगभग 1800 करोड़ बेचा है, तो बिकवाली हुई है। अच्छा, बिकवाली इंडेक्स में ज्यादा हुई है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। निफ्टी 50 में 50 में से 42 शेयर नीचे थे, तो आप समझ सकते हो काफी खराब ब्रेथ थी। निफ्टी 500 में भी देखेंगे तो एक शेयर जो बढ़ रहा था उसके सामने दो शेयर गिर रहे थे, तो ब्रेथ तो ब्रॉडर मार्केट में भी खराब थी। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप आप देखोगे इतना नहीं गिरा है जितना निफ्टी गिरा है, और समस्या है मिड कैप स्मॉल कैप नहीं गिरा है, तो ये इंडेक्स से रिलेटेड थोड़ी ज्यादा समस्या आपको देखने को मिली है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में 3% का इजाफा है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, हम मंथली एक्सपायरी पे जा रहे हैं अब, तो मंथली एक्सपायरी के पहले इस तरह का रिवर्सल आना और क्लियर रेजिस्टेंस बनाना एक चीज तो अच्छा कर दिया है कि आप जब तक 25,025 तोड़े नहीं तो तेजी के बारे में सोचिए मत, तो आपको एक क्लैरिटी तो बिल्कुल क्लियर कट मिल चुकी है। एफआईडीआई डेटा हमने देख लिया है, तो अब बात करने को बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स। निफ्टी के केस में ऊपर के साइड रेजिस्टेंस बहुत ही सिंपल है, 24,950 से लेके 25,025। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूं, 24,950 से 25,025। 25,025 के जब तक ऊपर नहीं जाता है तेजी के बारे में सोचना नहीं है, मतलब दिक्कत हो जाएगी, नहीं सोचना है, क्लियर बाजार मना कर रहा है। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि बाजार 24,850 के ऊपर है। अगर बाजार 24,850 को तोड़ देता है तो गैप फिल करने पड़ेगा, और तब समस्या आ सकती है। तब बाजार 24,650 से 24,575, और यही सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मैं इसको इंग्लिश में भी बोल देता हूं, 24,650 से 24,575 बढ़िया सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट है। और इसके नीचे फिर 24,500 से 24,350, 350 तो ओजी सपोर्ट है, उसको तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन वहां तक आज बात करने का कोई रीजन नहीं है, बट मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए हैं। अच्छा, एक लास्ट बात यह है कि मेरे पास आपके एक दर्शक का ईमेल आया है, और बहुत ही मैं कहूँगा सीरियस ईमेल है, मैंने देखा है, बट मैं बिल्कुल उसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देख के आपको रिप्लाई बैक करूँगा, और प्रयास करूँगा कि इसमें मैं आपको कुछ भी हेल्प या सहायता हो सके तो मैं करने का प्रयास करूँगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिएगा कि मैंने उसको देखा है, मैंने अभी आपको रिप्लाई नहीं किया है क्योंकि मैं उसके एस्पेक्ट को देख रहा हूँ, थोड़ा सा काम में भी बिजी था, तो मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।